हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। इसमें हम सत्ता में साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके अंदर हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो विभिन्न रूपों को देखा है। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ। वो जैसे कि पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि जो बेल्जियम है वहाँ पे 3 टाइप के लोग रहते थे, 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। एक थे डच, दूसरा फ्रेंच भाषा बोलने वाले और तीसरे जर्मन भाषा बोलने वाले, जिसमें से जो डच थे वो 59% थे, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे वो 40% थे और जो जर्मन वाले थे वो 1% थे। इनमें से जो डच भाषा वाले लोग थे वो ज़्यादा संपन्न थे, उनको ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे। लेकिन इस तनाव को कम करने के लिए उनके संविधान में, बेल्जियम के संविधान में बार बार संशोधन हुआ। ये संशोधन 4 बार हुआ, जिससे कि क्या हुआ, एक अच्छा खासा संविधान बनकर आया और उनमें बेल्जियम के लोगों के बीच जो मनमुटाव था उसे दूर करने में जो क्या रहा, सहायक रहा। लेकिन जब श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका का जो देश, आप लोगों को पता है कि ये क्या है, एक द्वीप है। और द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो जो श्रीलंका था उसमें वो आज़ाद हुआ 1948 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइप के लोग थे, 2 भाषा बोलने वाले लोग थे। एक थी सिंघली भाषा और दूसरी था तमिल भाषा। एक कौन सी थी, सिंघली भाषा, और दूसरी कौन सी थी, तमिल भाषा। अब हुआ ये कि जो सिंघली भाषा वाले लोग थे वो थे 79%, जबकि जो तमिल भाषा वाले लोग थे वो कंपैरेटिवली कम थे। तो इसकी वजह से तमिल भाषा वाले लोग थे कि एक्चुअली ये भारतीय ही थे, जो अपने किसी भी काम से या किसी भी तरीके से वो कहाँ पहुँच गए थे, श्रीलंका पहुंच गए थे। जब वो श्रीलंका पहुंच गए तो वहाँ मजदूरी या किसी के बहाने वो वहीं रुक गए और वो क्या बन गए, भारतीय तमिल, जो जहाँ वहाँ श्रीलंका पहुंच गए थे। अब हुआ ये कि जो श्रीलंका की सरकार थी ना, उन्होंने इन दोनों के बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया। उन्हें अपना जो सिंहली भाषा वाले लोग थे वही उन्हें अपने लगने लगे, और उन्होंने तमिल भाषा को, उन्हें लगा कि ये तो बाहर से दूसरे देश से आया, हमारे देश से नहीं आए हैं, तो उन्होंने इसको इतना तजव्वुफ नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने सिंहली भाषा को ही अपनी राजभाषा बना दी और अपने धर्म को ही उन लोगों ने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को ये वो अपनाने लगे, उनको बढ़ावा देने लगे। यहाँ तक कि जैसे शिक्षा थी, अगर उच्च शिक्षा देखी जाए तो वहाँ पे भी किसको ज़्यादा तजव्वुफ दिया गया, प्राथमिकता दी गई, वो कौन थे, सिंहली भाषा वाले लोग। इसके साथ साथ अगर आप सरकारी नौकरी की बात करो तब भी उन्होंने सिंहलियों को ही ज़्यादा महत्व दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो वहाँ की सरकार थी और जो तमिल के लोग थे, तमिल भाषा वाले लोग थे, उन दोनों के बीच में आपस में ही क्या हुआ, एक युद्ध छुड़ गया, जिसे हमने क्या कहा, गृह युद्ध कहा, जिसको क्या कहा, गृह युद्ध का। तो आज इसी के बारे में हम आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने आपको हल्का सा व्यू दे दिया है कि आज की वर्कशीट में क्या होगा। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि क्या होगा। अब आप वर्कशीट पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बेल्जियम व श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमें सत्ता में साझेदारी के 2 विभिन्न रूपों को देखा। तो आपने देखा कि बेल्जियम में कैसे था, उन्होंने संशोधन करके कैसे अपने देश में एकता बनाए रखी, जिससे कि कोई भेदभाव ना हो। लेकिन जब श्रीलंका की बात आई तो वहाँ पे क्या हुआ, पूरी तरह से क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है, बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया। उन्होंने क्या किया, अपने संविधान को कितनी बार संशोधन किया, संविधान में 4 बार संशोधन किया, और उन्होंने क्या किया, सत्ता को साझेदार बनाया, मतलब सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, ताकि वहाँ होने वाले आपसी टकराव को रोका जा सके। लेकिन श्रीलंका जो कब आज़ाद हुआ था, 1948 में। उन्होंने क्या किया, 1956 के द्वारा, कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया। जो ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन थी जिसकी, सिंहलियों की, उनको क्या उन्होंने दिया, बढ़ावा दिया, जिस कारण से वहाँ तमिल बेगानापन महसूस करने लगे। जो तमिल भारतीय थे वो क्या महसूस करने लगे, बेगानापन, और वहाँ पे एक गृह युद्ध छिड़ गया। अभी मैंने बताया, जब क्या हो, एक पार्ट जो कम हो उसका और सरकार के साथ में, तमिल जो श्रीलंका की सरकार के साथ में इन तमिल का क्या, एक युद्ध छिड़ गया था, जिसे क्या कहा गया, गृह युद्ध। इसीलिए सत्ता ने साझेदारी आवश्यक है। इसीलिए क्या कि ऐसा कोई गृह युद्ध ना हो, एक जो क्या कहते हैं, जिसे समझदारी, जिसे कि क्या कहेंगे हम, साझेदारी, जिससे कि दोनों का पार्टिसिपेशन हो। तो इसीलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। अब सत्ता में साझेदारी के लिए कुछ बातें बताई गई है एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है आवश्यकता? देखो, दो तरीके से आवश्यकता है। फर्स्ट तो है युक्तिपरक तर्क और दूसरा है नैतिक तर्क। तो देखते हैं हम क्या होता है ये युक्तिपरक तर्क। इसमें क्या कहा गया है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम कर सके। अगर सत्ता के बीच में क्या होगी, साझेदारी होगी, दो ग्रुप हैं जिनके बीच में क्या है, साझेदारी है, तो उनके क्या होंगे, आपसी जो टकराव है, जो मनमुटाव है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब सरकार की बात आएगी तो जो निर्णय लिया जाएगा वो दोनों पक्षों में लिया जाएगा, दोनों पक्षों के भले के लिए लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को आप ऊंचा मानो और एक को आप नीचा मानो, ऐसा नहीं होगा। जब साझेदारी की बात आ जाती है तो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो आपसी टकराव है सरकार वहाँ के लोगों के बीच में, वो क्या हो जाएगा, सामाजिक समूहों के बीच में वो कम हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करेंगे। अगर वहाँ की देखो, अगर उनके अंदर क्या होगा, साझेदारी होगी, तो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी क्या होगी, स्थायी हो जाएगी ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मान लो नेता बन गया तो दूसरे जो गुट है उसने उसको स्वीकार नहीं किया, फिर दोबारा उसको कैंसिल कर दिया गया, फिर दोबारा नेता बनाया गया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर साझेदारी के साथ काम किया जाएगा तो क्या होगा, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको भी क्या मिलेगा, स्थायित्व मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क क्या होता है, देखो, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ पे क्या कहता है, नैतिक तर्क का मतलब क्या है, सही गलत या इन सब बातों को ध्यान में रखना। तो इससे क्या होगी, लोकतंत्र व्यवस्था अपनाएगी। अगर हम सही गलत की वैल्यू को ही समझ जाते हैं, अगर एक सरकार सही और गलत के बीच के फ़र्क को समझ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो क्या होगा, वहाँ की सरकार लोकतंत्र बन जाएगी। तो लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता खुद अपना नेता जो है वो खुद चुनती है। ठीक है, तो क्या होगा, लोकतंत्र की आत्मा है साझेदारी। और सेकंड क्या कहता है, सरकार को वैधता प्रदान करता है। अब देखो, जब सरकार चुनी हुई होगी, अब वहाँ के लोगों ने ही मिलकर इस सरकार को चुना है, तो क्या होगा, जब सरकार, वहाँ के लोग ही सरकार को चुन रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको वैधता मिलेगी, उसको परमिशन मिलेगी कि हाँ कोई काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि ऐसा हो कि सरकार चुन ले और कोई बात उनकी नहीं माने, तो क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है सब करने का। तो ये सब है इसका फ़ायदा, मतलब ये बताया गया कि इसकी आवश्यकता क्या है या इसका महत्व क्या है। समझ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, सामाजिक समूह के मध्य आपसी टकराव कम हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी, स्थायित्व हो जाएगी, लोकतंत्र की व्यवस्था आएगी, और एक क्या होगा, सरकार को वैधता प्रदान होगी, मिलेगी, परमिशन मिलेगी भी, हाँ कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप। अब साझेदारी तो हमने बात कर ली कि साझेदारी होनी चाहिए, बट वो साझेदारी किस रूप में होगी, कैसे हो सकती है दो सरकारों या दो गुटों के बीच में साझेदारी, तो उसको लेके हम पढ़ेंगे कि उनकी साझेदारी, किस सरकार में साझेदारी कैसे हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, जैसे कि एक पहले सबसे फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, मतलब कि सबसे जो ऊपर होगा उससे सबसे ज़्यादा पावर होगी, उसके बाद उससे नीचे वाले पावर, और सबसे लास्ट में जो होगा उससे सबसे कम पावर। तो इसे हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जैसे कि हमारे देश में है। अब हमारे देश में क्या है, देखो, सबसे पहले केंद्रीय सरकार, ये हम पहले भी वीडियोस में पढ़ चुके हैं सरकार के बारे में, कि केंद्रीय सरकार जो क्या करती है, पूरे भारत पर क्या करती है, अपना काम करती है। उसके बाद आती है राज्य सरकार, जो कि क्या करेगा, हर एक राज्य को देखेगा, हर एक राज्य में कैसे काम करना है उसको देखेगा। और लास्ट में आता है स्थानीय निकाय, जो क्या करेगा कि राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं तो उसके भी छोटे छोटे पार्ट को ध्यान में रखेगा। अब जो केंद्र मेन जो काम होगा वो किसका होगा, केंद्र सरकार का। अगर कोई केंद्र सरकार कुछ कह देती है तो सब जगह वो लागू होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार है तो उसका कहना सिर्फ इस पर्टिकुलर राज्य में ही माना जाएगा, उस स्टेट में ही माना जाएगा कि यहाँ पे ये नियम लागू होगा या नहीं होगा। लेकिन जबकि केंद्रीय सरकार अगर कुछ बोल देती है तो वो पूरे देश में लागू होगा, और स्थानीय निकाय सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये व्यवस्था कैसी है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होगा कि सभी को बराबर कानून दिया गया, सभी को बराबर अधिकार होगा इसके अंदर। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें क्या है, सबको बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं है कि विधायिका के पास में ज़्यादा अधिकार है और कार्यपालिका के पास में कम अधिकार है, न्यायपालिका के पास में कम अधिकार है। सबके पास अपने अपने बराबर अधिकार हैं। तो ये हो गया सत्ता का दूसरा रूप, ये फर्स्ट रूप था। अब ये हो गया सेकंड रूप। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाओं और धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता का वितरण, जैसे कि बेल्जियम के सामुदायिक सरकार। अब इसमें देखो, हमने पढ़ा था कि बेल्जियम की सरकार में क्या थे, 3 टाइप के लोग थे, लेकिन वहाँ पे संशोधन को उन्होंने क्या किया, 4 बार संशोधन करके ऐसा बनाया कि जिससे लोगों के बीच में क्या हो, टकराव ना हो। समझ रहे, अलग अलग समूह है तो हर देश में होते हैं, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई क्या हो, मन मुटाव ना आए, तो ऐसी सरकार बनाई जाए। ठीक है,
सत्ता का वितरण ऐसा हो जो भाषाई, धार्मिक इन सबको देखकर बनाया जाए। और लास्ट नंबर 4 पर है विभिन्न सामाजिक समूह एवं दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। अब क्या किया, अलग अलग, चलो अब ऐसा कर दिया कि भाई राजनीतिक दल बना दिया अलग अलग। अब एक ही जगह पे बहुत सारे क्या हुए, 4-5 हमने क्या किए, राजनीतिक दल बना दिए, जो क्या करेंगे, अब वो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे और जो इसको जनता चुनेगी वो क्या बन जाएगा, नेता बन जाएगा। तो क्या कर दिया, अलग अलग राजनीतिक दल बना दिए, जिससे कि क्या हो, जैसे कि हमारे अलग अलग दल बने हैं ना राजनीतिक, तो वैसे उन्होंने क्या किए, अलग अलग राजनीतिक दल बना दिए, जो क्या होगा, जिसमें पावर हो गया, जो अपना अपने आप को साबित कर देगा वो आगे का नेता बन जाएगा। तो इससे भी क्या होगा, मनमुटाव जो है वो कम होते जाएंगे। सत्ता का एक साझेदारी का स्वरूप है। तो कितने हुए हमें समझ में आए, एक ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, और क्या होगा, सामाजिक समूहों को लेकर हो जाएगा, और एक राजनीतिक दलों को लेकर हो जाएगा। तो ये वर्कशीट होती है स्टूडेंट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं, सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। तो क्या महत्व है सत्ता में साझेदारी का, अभी हमने पढ़ा, देखो यही पूरा का पूरा जो इसकी आवश्यकता है, यही पूरा का पूरा इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि यही महत्व है। क्या होगा, इससे टकराव कम हो जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी, लोकतंत्र की व्यवस्था बन जाएगी, और क्या होगा, सरकार को वैधता मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा बेटा आप ऐसे का ऐसे लिख दीजिएगा या पॉइंट्स बना के लिख दीजिएगा। तो ये है फर्स्ट का आंसर, मैं समझा चुकी हूँ अभी आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या कीजिए। देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें आपको सिर्फ ये लिखना होगा कि सत्ता में ऊर्ध्वाधर वितरण में जो सरकार है वो इस तरह से बटी होती है कि उसमें क्या होता है, एक को सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कम पावर होती है, जो सबसे लास्ट में होता है उसको पावर और भी कम होती है। इसका उदाहरण आप यही दीजिए कि केंद्रीय सरकार के पास में, हमारे देश में लिख दीजिएगा कि भारत में केंद्रीय सरकार के पास में सबसे ज़्यादा पावर है, उसके बाद में है राज्य सरकार के पास में, और लास्ट में है स्थानीय निकाय के पास में। अब वो नेक्स्ट कहता है सत्ता में क्षैतिज वितरण की व्याख्या। तो इसमें भी ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा बेटा, थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या कहा है, जब क्या हो, सबके पास में समान अधिकार हों, किसी के पास में ज़्यादा पावर ना हो, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहीं से इसका आंसर बन जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि जब सबके पास में समान अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को हम सत्ता की क्षैतिज वितरण व्यवस्था कहते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएंगे। अब देखिए, भारत में सत्ता के साझेदारी में कौन कौन से रूप अपनाए गए हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये सोचिए क्या होगा इसके क्वेश्चन, अगर, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, बातों बातों में आपको यहाँ तक पता चल गया है कि कौन कौन सी व्यवस्था है। तो भारत में ये दोनों ही व्यवस्था लागू होती है बेटा। एक तो होती है सत्ता का ऊर्ध्वाधर, क्योंकि हमने देखा है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार होती है। तो हम पहले ये लिख देंगे कि भारत में दोनों ही तरह की सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण और सत्ता का क्षैतिज वितरण, दोनों ही टाइप की क्या होती है, सरकार के रूप अपनाए गए हैं। अब इसमें देखो क्या है, ये वाला एग्जाम्पल पूरा आप समझा देंगे इसके अंदर, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। और दूसरा है सत्ता का क्षैतिज, ये वाला भी पूरा पैराग्राफ आप समझा कर इसके अंदर लिख दीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपको जब बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसको आंसर करना आएगा। तो समझ में आपको आ गया, लिखना आपको बच्चे खुद हैं यहाँ से। और सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये दोनों ही पैराग्राफ अपनी अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।